हेलो दोस्तों, स्टडी हब एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पॉलिटी एमसीक्यूज के नाम से। इस प्लेलिस्ट में आप इस लेक्चर सीरीज के सभी लेक्चर देख पाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ साथ जो फ्यूचर लेक्चर आएंगे वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन सही है सभी के सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे हिंदी में भी अनुवाद करके इन क्वेश्चंस को बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो भी आप इन लेक्चर्स का इक्वली बेनिफिट ले सके। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडिड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के 42वें संशोधन, यानी कि ये 42वां संशोधन हमारा किस वर्ष में आया था? 1976 में। तो इस वर्ष हमारे डीपीएसपी यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, हम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी बोल देते हैं। तो ये जो इनको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमारे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। हमारे संविधान के पार्ट 4 में ये आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि किस पार्ट में आते हैं और कि कौन कौन से आर्टिकल ये डीपीएसपी कवर करते हैं। तो 42वें संशोधन 1976 में निम्न में से कौन सा एक सब्जेक्ट डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे बताना काफ़ी ईजी है, क्योंकि ऑप्शन सी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हमारे संविधान में तभी से बहस हो रही है जब से हमारा संविधान इनेक्ट हुआ था, यानी 1950 से ही। तो ये चीज़ 76 तो बाद में 26 साल बाद की बात है। ये चीज़ पहले से ही जब से हमारा संविधान ओरिजिनली लागू हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 44 में पहले से ही दिया हुआ है। तो इस चीज़ से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर बड़ी इजीली कर सकते थे। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 39F और ये 43A है, इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि स्टेट इज टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू दी पुअर्स। और आर्टिकल 39F में प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। और 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैंने आपको आर्टिकल 44 में बता ही दिया। अब इस आर्टिकल 44 में यह लिखा हुआ है कि स्टेट, हमारा जो भारत राज्य है, वो इस तरीके से प्रयास करेगा कि वह जब ये संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किए गए थे, क्योंकि जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें तो सभी के लिए बराबर कानून बना दिया गया, जो हमारे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन सभी में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर बात पर्सनली इस फेयर की करें, जैसे कि मैरिज, तो यहाँ पे अलग अलग धर्मों के हिसाब से कानून है। जो उस धर्म का कानून बोलता है मैरिज के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे उसके रिचुअल्स फॉलो होंगे। जैसे कि बाद में हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया था। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की श्रेणी में रखा गया था हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, तो इन पे ये कानून लागू होते हैं, लेकिन मुस्लिम्स को इसमें बाहर रखा गया था। तो यहाँ पे शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग उनके मैरिज लॉ गवर्न होते हैं। तो इस चीज़ को लागू करने के लिए बोलता है आर्टिकल 44 कि स्टेट इस प्रकार से प्रयास करेगा कि वह भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। निम्न में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट के पास यह शक्ति है कि वह कोई भी फंडामेंटल राइट हमसे ले सकता है। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी समझने वाली है कि कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकता है, लेकिन संविधान के अंदर से फंडामेंटल राइट्स को हटा नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो केशवानंद भारती केस है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 में इसका डिसीजन आया था, और इसी दिन सचिन तेंदुलकर जन्म भी हुआ था। तो इस केस में ये कहा था कि संविधान के अंदर ये जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, इनमें से कोई सा भी एक कम या ज़्यादा कर सकता है हमारा पार्लियामेंट, लेकिन इनको पूर्णतः, फंडामेंटल राइट्स को पूर्णतः हमारे संविधान के अंदर से नहीं हटा सकता। पार्ट 3 हमारा कवर करता है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को, जो कि आर्टिकल कवर्ड है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, जैसे बाद में हमने 31वें आर्टिकल में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको हमने यहाँ से फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया था, और बाद में इसको आर्टिकल 300 में शिफ्ट कर दिया था। तो ये चीज़ तो करी जा सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को पूर्णतः हमारे संविधान से नहीं हटाया जा सकता। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा केशवानंद भारती केस। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को हटाने का, किसी भी फंडामेंटल राइट को कम या ज़्यादा करने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास। तो ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इस चीज़ को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बना किस बेस पे? यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो 24वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर 1971 में, इंदिरा गांधी के द्वारा ये किया गया था। तो इस केस में हमारे फंडामेंटल राइट्स को
हटाने के अधिकार पार्लियामेंट को दिए गए थे। लेकिन वहीं पे हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बात भी बोल दी थी कि आप इनमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इनको पूर्णतः हटा नहीं सकते। लेकिन एक तरीके से हमारे पार्लियामेंट को ये मान्यता दे दी गई थी कि वह किसी भी फंडामेंटल राइट को किसी भी पर्टिकुलर को हटा सकता है या फिर किसी एक को भी जोड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसए। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी राष्ट्रपति सरकार है। तो निम्न में से कौन कौन से इस राष्ट्रपति सरकार के फीचर्स हैं यूएसए के अंदर। पहला दिया हुआ है, प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है स्टेट का भी हेड होगा और गवर्नमेंट का भी हेड होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पे हमारे जो पीएम होते हैं, जो सबसे पावरफुल पोस्ट इंडिया के अंदर पीएम की है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो हमारे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट तो हमारे राष्ट्रपति हैं, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे राष्ट्रपति नहीं है, वो हमारे पीएम है। तो ये डिफरेंस है हमारा अमेरिका से और भारत के बीच में। अगली चीज दी हुई है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स। 4 सालों के लिए एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस फॉर देयर एक्ट। प्रेसिडेंट और उसके जो सेक्रेटरीज हैं, वहाँ पे मंत्रियों को सेक्रेटरी, जैसे जिस प्रकार हमारे यहाँ पे मंत्री हैं उसी प्रकार वहाँ पे अलग अलग विभागों के सेक्रेटरी नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। तो वो जो वहाँ की कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, तो उसको उत्तरदायी नहीं होंगे अपने एक्ट्स के लिए। तो ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत के अंदर इसका उल्टा है। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री और उसका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अपने एक्ट्स के लिए फुली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। अगले ऑप्शन में दिया गया है, इट डज नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट मानी जाती है। इवन अगर 4 साल के लिए एक बार यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया तो 4 साल तक उसको उसके लिए इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो लोकसभा में अगर अपनी मेजोरिटी खो देती है कोई भी पार्टी तो तुरंत उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ये एक तरीके से अनस्टेबल फॉर्म मानी जाती है, जैसे जिस प्रकार की गवर्नमेंट हमारे भारत के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में यह बात किसने बोली थी कि द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए प्रॉपर यार्ड स्टिक विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हिंदी में भी ये चीज़ लिखी हुई है सेम, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ किसने बोली थी? तो ये चीज़ बोली थी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। ये एक बिल्कुल ही स्टैटिक क्वेश्चन है जिसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे आप याद रख लीजिए, जैसे कि यार्ड स्टिक के बारे में कुछ बोला गया था, कुछ की स्टोन के बारे में, ज्वेल सेट के बारे में कुछ बोला है, तो वो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला है। तो इसको आप इस तरीके से ही याद कर सकते हैं। वैसे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए किसी भी किताब में, ये चीज़ आपको रेयरली मिलेगी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज इन नेम ऑफ स्टेट नीड्स अमेंडमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। अगर हम किसी भी स्टेट का नाम चेंज करते हैं तो निम्न में से कौन सी अनुसूची में वह चेंज हमें करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में ही हमारी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर इसमें कोई चेंज लाया जाता है तो पहले शेड्यूल में हमें वो चेंज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। निम्न में से कौन सी वह कंट्री है जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि जहाँ पे एकल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है और यहाँ पे नेपाल के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप है। कनाडा भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, ऑस्ट्रेलिया में भी, और इवन पाकिस्तान में भी ये चीज़ की हुई है। अब पाकिस्तान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट इन्होंने अलाउ किया है, लेकिन उसी को ये ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ होगी एक तो उस व्यक्ति की आयु जो है वो 21 साल से कम होनी चाहिए, और केवल 16 देशों के अंदर इन्होंने ये प्रावधान किया है। अगर वे ये दूसरी नागरिकता जो है इन 16 देशों में से लेना चाहते हैं तो ही उनको मिल सकती है, अदरवाइज उनको नहीं मिलेंगी। और ये जो 16 कंट्रीज़ के नाम है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, ये सभी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था नेपाल। नेपाल में भी भारत की तरह सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। और सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने किस देश से लिया था? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम से हमने ये कंसेप्ट लिया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। निम्न में से कौन सा एक
भारत में प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, चुनाव के लिए एलिजिबल पर्सन है। तो जो व्यक्ति हमारे यहाँ पे नेचुरलाइज्ड सिटीजन है या फिर सिटीजन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लीजिए हमने कोई क्षेत्र है, जैसे कि हमने सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया था, तो उस क्षेत्र का व्यक्ति जो भारत के अंदर आ जाएगा तो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। तो वो सिटीजन बाय डिसेंट, जो डिसेंट से सिटीजन बनता है, सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन, या फिर जो रजिस्ट्रेशन से सिटीजन बनता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा नेचुरलाइज सिटीजन। जो प्राकृतिक सिटीजन है हमारे देश का, वो ही व्यक्ति हमारे देश के अंदर ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर हम बात यूएस की करें तो यूएस के अंदर केवल वह व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होगा जिसका जन्म, जिसका बर्थ यूएस की सोइल पे हुआ है। तो यहाँ पे बड़े रिजिड कानून है इस बारे में। इवन भारत में अगर नेचुरलाइजेशन से कोई सिटीजनशिप हासिल कर लेता है तो वह भी भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यूएस के अंदर उसको यूएस के अंदर ही जन्म लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का पर्पस क्या था? ऑप्शंस में दिया गया है टू स्टैब्लिश सोशल एंड रिलीजियस डेमोक्रेसी, टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, टू स्टैब्लिश गांधीयन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए हमारे संविधान के अंदर जो इस तरह के प्रावधान है, जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो गाय हैं इसकी रक्षा करनी है, और काफ़ी जैसे सोशल रिलेटेड और इकोनॉमिक से रिलेटेड जो इकोनॉमिक अधिकार हैं, किसी भी की एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी का वर्क प्लेस पे। तो इस तरह के जो प्रावधान है वो हमारे राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में ही लिखे हुए हैं। तो इसी वजह से इनको हमारे संविधान के अंदर डाला गया था। लेकिन जो ये DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये हमारे फोर्सेबल नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये फोर्सेबल है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी आपको DPSPs में लिखी हुई बातें आपके लिए फॉलो नहीं हो रही तो उसको लेके आप गारंटीड किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन ये एक तरीके से गाइडलाइन है हमारे राज्य के लिए, हमारे भारत देश के लिए, कि वो कानून इस प्रकार बनाए कि ये जो DPSPs के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो फॉलो हो सके। अगले क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। निम्न में से कौन सा एक हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों के तीनों हमारे एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद जो कैबिनेट है वो सभी का सभी हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं होते। तो ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस इसका पार्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ रखनी है, प्रेसिडेंट पार्ट है हमारे एग्जीक्यूटिव का, वाइस प्रेसिडेंट पार्ट है, PM व उसका मंत्रिमंडल जो है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट्स है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस इन विच चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ये MLA होते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री के पास MP का पद होता है, तो उसी प्रकार चीफ मिनिस्टर के पास MLA का पद होता है, और MLA को अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में वोट कर सके। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट ना कर सके? तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर। लोअर हाउस कौन सा होगा? जो विधान परिषद होगा, विधानसभा लोअर हाउस होगी और विधान परिषद अपर हाउस होगी। विधान सभा को बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लोअर हाउस का अगर वो मेंबर है, इफ़ ही इज़ ए मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वह जो अपर हाउस है जैसे कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वह इसका मेंबर है तो वह वोट नहीं कर पाएगा। इफ़ ही इज़ ए कैंडिडेट, अगर वह खुद एक कैंडिडेट है राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो भी वो वोट नहीं कर पाएगा। इफ़ ही इज़ येट टू प्रूव दी हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर उसने CM पद के लिए शपथ तो ग्रहण कर लिया लेकिन अभी तक अपनी पार्टी की मेजोरिटी वहाँ पे प्रूव नहीं की, तो वो वोट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगर वह विधान परिषद का मेंबर है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि विधान परिषद हर एक राज्य के अंदर नहीं है। कौन कौन से राज्यों के अंदर विधान परिषदें हैं?
तो आपको इसको याद कर सकते हैं KUMB, कुंभ, कुंभ का मेला लगता है, आप इससे याद कर सकते हैं। और इसके साथ याद कर सकते हैं JAT जाट से। तो K से कर्नाटका, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार। जम्मू कश्मीर यहाँ पे पहले था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर का जैसे आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 का जो स्पेशल प्रोविजन था जम्मू कश्मीर में, इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव, अब इसको यूटी बना दिया गया है, तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से कोई भी नहीं है। अभी भी यहाँ पे बनाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि दिल्ली की तरह यहाँ पे भी CM होगा और उसके लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक ये चीज़ नहीं हुई है। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पे इन राज्यों में 1 2 3 4 5 6 राज्यों में अभी विधान परिषदें हैं। लेकिन एक तरीके से अगर जो राज्य जहाँ पे विधान परिषद नहीं है उनके साथ पार्शलिटी ना हो, तो इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया कि विधान परिषद के जो मेंबर होंगे उनको राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने की पावर निम्न में से किसके पास है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सीधा सीधा पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट का आर्टिकल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 56(1)(b), इसके अंदर प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसीजर लिखे हुए हैं। प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड। अगर राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है तो कितने समय के अंदर अंदर उसको भर लेना है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 मंथ के अंदर अंदर हमें उस पोस्ट को भर लेना है। और इस चीज़ का प्रावधान लिखा हुआ है आर्टिकल 62 के 2 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रोल ऑफ कैबिनेट। जो मंत्री परिषद है PM का, तो निम्न में से कौन कौन सी उनके रोल, जो उनका रोल है उसके बारे में स्टेटमेंट सही है? तो इस तरीके के आंसर का आप देख सकते हैं, जब ऑल ऑफ द अबव होता है और बातें सारी लगभग ठीक ठीक से लिखी होती है तो ज़्यादातर उनमें आंसर ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव ही होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, बिल्कुल है। इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, बिल्कुल है। इट इज़ द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है। और इवन 2 चीज़ भी अगर आपको ठीक दिख जाए तो फिर सीधी सीधी बात है कि तीसरी ठीक होगी क्योंकि चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कंस्टिट्यूटेड। जब हमारे देश की आज़ादी हुई उसके बाद पहली एस्टिमेट कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950। अब एस्टिमेट कमेटी होती क्या है? एस्टिमेट कमेटी इज ए कमेटी ऑफ सिलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लोकसभा, लोअर हाउस में ये फॉर्म होती है, फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रूटनाइजिंग द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। देखिए, जब भी हमारा बजट पास होता है तो हर एक विभाग को, हर एक मिनिस्ट्री को फंड अलॉट होता है। अब एस्टिमेट कमेटी को बनाया जाता है इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए। जो उनको फंड दिया गया डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज को, उन्होंने इस फंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जिस प्रकार करना था कि नहीं। अभी जो करंटली एस्टिमेट कमेटी जो है उनके हेड हैं गिरीश बापट, ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। और ये BJP से है, ऑब्वियस सी बात है कि रूलिंग पार्टी से ये एस्टिमेट कमेटी का हेड होता है। तो जो सबसे पहली कमेटी बनी थी भारत की आज़ादी के बाद, वो बनी थी 1950 में। अब एक चीज़ और है कि इस एस्टिमेट कमेटी में मेंबर की संख्या कितनी है? प्रेजेंट जो है वो 30 है, लेकिन ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 25 थी। 1956 में बढ़ा के इनको 30 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज अथोराइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो ऐसी चीज़ों में जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें चेंज करना हो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने का अधिकार केवल एक ही बॉडी के पास है, वो है हमारी पार्लियामेंट। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 124 है वह पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। अभी प्रेजेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है 30। और जो अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं, 47वें चीफ जस्टिस है जिन्होंने शपथ ली थी 18 नवंबर 2019 को, वो है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ऐसे बोबडे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो एक चीज़ और है, यहाँ पे एक फैक्ट और लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज की रिटायरिंग एज कितनी है, तो वह है 65 ईयर। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कई सारे फैक्ट हैं, कोई भी आपको MCQ बना के पूछा जा सकता है, तो सभी के सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एड होक जजेस आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट।
निम्न में से किस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एड होक जजों की नियुक्ति होती है? देखिए जो एड होक शब्द है, एड होक का मतलब ही होता है अस्थायी या फिर स्पेशल पर्पस। कोई चीज़ अगर स्पेशल पर्पस के लिए गठित की जाए, मान लीजिए एड होक कमेटी अगर हम बोल दें, तो एड होक कमेटी यानी कि वह कमेटी को परमानेंट कमेटी नहीं होगी, अस्थायी कमेटी होगी। उसको एक काम दिया जाएगा, कोई स्पेशल पर्पस दिया जाएगा, जब वह उस काम को खत्म कर देगी तो उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से एड होक जजों की भी नियुक्ति होती है। किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए किसी एड होक जज को नियुक्त किया जा सकता है, जैसे ही वो केस खत्म होगा, उसका फैसला आ जाएगा, फिर उस जज को उस सेवा से हटा दिया जाएगा। तो किस परिस्थिति में एड होक जजों की नियुक्ति होती है? तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, व्हेन नो वन इज अवेलेबल फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट, परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए कोई जज अवेलेबल ना हो, व्हेन देयर इज नो क्वेरम ऑफ द जजेस अवेलेबल टू होल्ड सेशन, जज पूरा एक सेशन को होल्ड करने के लिए क्वेरम, जो मिनिमम जजों की संख्या होनी चाहिए, वो ना हो, व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, जब एबनॉर्मली केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर वो बढ़ जाए, वैन सम जज गो ऑन लीव, जब कोई जज छुट्टी पे चला जाए। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब क्वेरम को मतलब जो एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए एक सेशन को चलाने के लिए, जब वो ना हो, तो उस केस में एड होक जज की नियुक्ति की जा सकती है। और इसका जो प्रावधान है वो दिया गया है आर्टिकल 127 के 1 में। अब इस एड होक जज की जो नियुक्ति करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, लेकिन उससे पहले उसको प्रेसिडेंट से सलाह करना जरूरी है। तो ये चीज़ आपसे दोबारा कोई एमसीक्यू बना के पूछी जा सकती है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एड होक जज की नियुक्ति करता है तो उससे पहले उसको किसकी परमिशन लेनी होती है? तो उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन रिवोक नेशनल इमरजेंसी? अगर भारत के अंदर नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है तो उसको वापस लेने का अधिकार किसके पास है? तो जो लगाते हैं वही इसको वापस ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ही पावर है इमरजेंसी को लगाने की, और प्रेसिडेंट ही इसको हटा सकता है। अब प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी लगाता है वह स्वयं अपने विवेक से नहीं लगा सकता। प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए पहले कैबिनेट की रिकमेंडेशन लेनी होगी। कैबिनेट की रिकमेंडेशन के बिना प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकता। यह प्रावधान किया गया था आर्टिकल हमारे संविधान के 44th अमेंडमेंट में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें प्रावधान किया गया था कि प्रेसिडेंट बिना मंत्रिमंडल की सलाह के इमरजेंसी नहीं लगा सकते। अब एक चीज़ और यहाँ पे यूनिक बन के आती है कि मान लीजिए मंत्रिमंडल वहाँ पे उस समय पे नहीं है, मान लीजिए लोकसभा डिसोल्व है, नई सरकार चुन के नहीं आई, तो फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी किस प्रकार लगाएंगे? तो इस समय प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन इसको पास कराया जाएगा राज्यसभा के अंदर, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होता, हर 2 साल बाद उसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, लेकिन यह हाउस परमानेंटली चलता रहता है। तो राज्यसभा के अंदर उसको पास कराना होगा, और जैसे ही नई लोकसभा चुन के आएगी उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस इमरजेंसी के बिल को पास करना होगा, नहीं तो वह इमरजेंसी ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब लोकसभा डिसोल्व होगी तो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी 1 महीने के अंदर हट जाएगी, अगर उन्होंने अप्रूव नहीं की तो। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपने विवेक से इमरजेंसी लगा दी, कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि रातों रात इमरजेंसी लगानी पड़ गई, उस समय उनके पास इतना समय नहीं था कि कैबिनेट की सलाह के लिए अप्रोच किया जाए, तो उस प्रकार की इमरजेंसी को भी 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा के अंदर अप्रूव कराना होगा, नहीं तो वह इमरजेंसी भी हट जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस ए ड्यूटी ऑन द सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो है इंश्योर करता है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं वे हमारे संविधान के लिखे हुए प्रावधानों के अनुसार ही कार्य कर रही हैं? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 355। ये एक तरीके का स्टैटिक क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे नहीं जाते, लेकिन एक बार पूछ लिया गया है तो हमने यहाँ पे आपको एमसीक्यूज में बता दिया कि आप तो दोबारा भी पूछ ले। तो आर्टिकल 355 में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह इंश्योर करेगी कि जो राज्य सरकारें हैं वो उसी प्रकार कार्य करें जैसा कि हमारे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग द इमरजेंसी? इमरजेंसी के दौरान राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को कौन बढ़ा सकता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। आर्टिकल 172 के 1 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी के हालात हैं और उस समय पे कोई जो भी सरकार उस समय पावर में होगी उसका कार्यकाल समाप्ति की ओर आ गया है और नया इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन कराना उस समय पे संभव नहीं है क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है, तो उस प्रेजेंट जो सरकार है जो कि खत्म होने वाली है उसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए
बढ़ाया जा सकता है। और सेम थिंग एप्लीकेबल होती है लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी ऐसा है कि सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है लेकिन इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, तो उस सरकार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस चीज़ का उपयोग हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। अगली चीज़ है विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, तो 8वीं अनुसूचियों के अंदर हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये सभी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक भाषा है जो यहाँ में नहीं लिखी हुई हमारे 8वीं अनुसूची के अंदर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। जो 22 लैंग्वेज हैं हमारे संविधान के शेड्यूल 8 के अंदर जो लिखी हुई हैं ऑफिशियली, तो ये हैं असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ है, कश्मीरी भी है, कोंकणी, मैथिली, मलयालम है, मणिपुरी है। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? केरल के अंदर। मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, संथाली बोली जाती है बिहार और इधर ये बिहार झारखंड का जो एरिया है ना, और संथल लोग भी यहीं पे पाए जाते हैं। और सिंधी भाषा, सिंधी भाषा भारत के अंदर ज़्यादा नहीं बोली जाती क्योंकि सिंध जो था जहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती है ये पाकिस्तान के अंदर चला गया था। लेकिन गुजरात का कुछ हिस्सा है जहाँ पे आज भी ये भाषा थोड़ी बहुत, गुजरात और राजस्थान का एरिया है जहाँ पे ये बोली जाती है। तमिल है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में जो बोली जाती है, और उर्दू भी इसमें रखी गई है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है। अगली चीज़, द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज नॉमिनेटेड बाय विच अमंग दी फॉलोइंग। पब्लिक कमेटी जो होती है, पीएसी हम जिसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सेक्रेटरी, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा का स्पीकर पीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करता है। और आज के समय पे यही प्रथा है कि पीएससी का जो चेयरमैन बनेगा वो वह व्यक्ति होगा जो विपक्षी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से होगा। अब कुछ फैक्ट है कि मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो यहाँ के इस पीएससी के मेंबर होते हैं वो केवल 1 साल के लिए नियुक्त होते हैं। कोई भी मिनिस्टर पीएससी का मेंबर नहीं बन सकता। और जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएससी का जो चेयरमैन है वो उसको नियुक्त करता है स्पीकर। और 1960s के बाद से एक तरीके से प्रथा चल गई है कि जो पीएससी का चेयरमैन बनेगा वो विपक्षी पार्टी से होगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पीएससी के अंदर टोटल मेंबर जो होते हैं ये 22 होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लिए जाते हैं लोकसभा के अंदर से और 7 मेंबर लिए जाते हैं राज्यसभा से। और ये जो फैक्ट नंबर 1 और 3 है इसको भी आप यहाँ पे से पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे के सारे फैक्ट हैं। इन एक एक फैक्ट के ऊपर एक एक एमसीक्यू बन सकता है, इवन पूछे भी गए हैं। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी फैक्ट्स आप नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकम ए न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि सिक्किम को हमने बाद में भारत राज्य में शामिल किया था। तो किस अमेंडमेंट द्वारा और किस वर्ष में हमने सिक्किम को भारतवर्ष में शामिल किया था? सिक्किम पहले एक रियासत थी, अब ये भारत का एक राज्य है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1975 में। और ये सिक्किम डे जो हमारा मनाया जाता है ये 16 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो पहले चीफ मिनिस्टर थे एनेक्सेशन के बाद भारत द्वारा, तो ये जो पहले चीफ मिनिस्टर थे ये इसी दिन यहाँ पे बने थे, पहली सरकार बनी थी। तो इसी दिन सिक्किम डे को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसी वजह से मैंने इस फैक्ट को यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ लिखा है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। निम्न में से किस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश क्राउन द्वारा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जब ये एक्ट आया था तो उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के जब ये 1773 का एक्ट आया था तो वो थे लॉर्ड नॉर्थ। अब ये रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी थी ब्रिटिशर्स को? देखिए यहाँ पे एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, दूसरी कोई कंपनी थी नहीं ब्रिटिशर्स की। और वहाँ पे जो दूसरे मर्चेंट उभर रहे थे ईस्ट इंडिया इंग्लैंड के अंदर, तो वो भी चाहते थे कि हमें भी यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति मिले। लेकिन उनको इतना करप्शन बढ़ चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा आ चुका था भारत के अंदर से, इन्होंने काफ़ी लूट खसोट की थी। तो ये उधर उधर भी इंग्लैंड में जाके भी ऑफिसर्स को पैसा खिला देते थे और अपनी मोनोपोली इन्होंने बरकरार रखी कि ट्रेड इंडिया में पूरे ईस्ट में हम ही करेंगे। तो इस कंपनी, जब राजा को पता लगा कि इतना सब कुछ करप्शन हो रहा है, तो उन्होंने सबसे पहली बार ये सोचा कि क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को एक तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का सबसे पहली बार ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1773 में आया था। और मैंने आपको बता ही दिया कि उस समय पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग।
अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। भारत के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषदें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 राज्यों के अंदर विधान परिषदें हैं, तो उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो तीन कथन यहाँ पे सही है, एक गलत है। पहले में यहाँ दिया हुआ है, द काउंसिल इज ए परमानेंट हाउस एंड 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर इन 2 ईयर। बिल्कुल ठीक बात है। परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा की तरह, जैसे कि केंद्र के अंदर राज्यसभा है और लोकसभा है। तो लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन राज्यसभा एक कंटिन्यूअस हाउस है और यहाँ पे हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी है, राज्यों के अंदर, विधान परिषदों के अंदर भी, कि ये परमानेंट रहता है और 2 साल बाद इनके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अगली चीज़ यहाँ पे दी हुई है, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायतें हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनके सदस्य 1/3 मेंबर का यहाँ पे चुनाव करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इफ़ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज टू बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड, ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बाय ए 2/3 मेजोरिटी। अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद को एबोलिश करना है तो उस राज्य की विधानसभा में एक 2/3 बहुमत के साथ बिल पास कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है, यानी तीनों के तीनों यहाँ पे कथन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबो। तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं लिखी हुई है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं कि ये जो फैक्ट है ये इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस के बारे में लिखे हुए हैं। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। एक तिहाई जो सदस्य होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स द्वारा चुने जाते हैं। लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर 1/3 सदस्यों को चुनाव होता है उस राज्य की विधानसभा के जो मेंबर है, लेकिन वो जो जो व्यक्ति जो जिसके लिए वोट कर रहा है वह खुद लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। 1/6 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा, उस राज्य के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं कुछ चुनिंदा फील्ड में से, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विस। और 1/12 जो मेंबर होते हैं उनको चुनते हैं उस राज्य के ग्रेजुएट, जो कि जिन्होंने की एटलीस्ट 3 साल की ग्रेजुएशन की हुई हो। और 1/12 मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो उस राज्य में टीचर्स के द्वारा होता है, और वो एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल पे होने चाहिए और 3 साल की सर्विस उन्होंने एटलीस्ट इस टीचिंग में दी हुई होनी चाहिए। तो किस प्रकार से इन एमएलसीज का सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से नोट करके रखनी है। कोई भी फैक्ट आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला, और ये इस स्लाइड का जो लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंडर अंडर ये राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 एक बहुत ही लार्ज ब्लैंकेट है। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि आरटी, राइट टू एजुकेशन 2009, इसको भी इसी के अंदर डाल दिया गया था 29A के अंदर। तो 21 जो है कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें एक डिसेंट लाइफ जीने का अधिकार है। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। डिसेंट लाइफ आपके पास कब होगी कि पोल्यूशन ना हो, आपको क्लीन इन्वायरमेंट मिले, आपकी जो प्राइवेसी है उसका हनन ना हो, आपको एजुकेशन पूरी अच्छे से मिले, आपके लिए जो कानून बने, जो श्रमिक लॉ है भारत के अंदर, जो लेबर लॉ है, वो इस प्रकार हो कि आपका शोषण ना हो वर्क प्लेस पे। तो ये आर्टिकल 21 की ब्लैंकेट बहुत बड़ी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट आज के समय पे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 का सारा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ले रहा है इन सभी राइट्स को ग्रांट करने के लिए, इनको एज ए फंडामेंटल राइट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 21। तो ये था दोस्तों एंड इस वीडियो का पार्ट 4 लेकर हम जल्दी आपसे मिलेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, और इस चैनल पे आपको सारी जितनी भी हमने पिछले पीडीएफ अपलोड की हुई है वो सभी मिल जाएंगे, और आने वाली पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। हमारे चैनल से कोई भी अगर अनाउंसमेंट की जाएगी किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग या फिर किसी कोर्स के रिगार्डिंग, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू एंड टेक केयर।